बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आजकल थ्योरी में क्या चैप्टर चल रहा है? थ्योरी में चैप्टर फास्टनर का चल रहा है। फास्टनर या बंधक क्या होता है, तो इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल वाला जो कोर्स था, कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन, इसके बाद नेक्स्ट आगे की पढ़ाई होगी। ठीक, तो सबसे पहले फास्टनर और फास्टनिंग क्या होती है। तो फास्टनर क्या होता है, कल हमने बताया था कि छोटी सी छोटी मशीन हो या बड़ी से बड़ी मशीन, इसको कैसे तैयार किया जाता है? पुर्जों के द्वारा। छोटी से छोटी मशीनें व बड़ी से बड़ी मशीनों को पुर्जों द्वारा तैयार किया जाता है ना। पुर्जे लगा के या पार्ट्स को लगाकर मशीन का रूप दिया जाता है। तो इन पार्ट्स को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। उन माध्यमों को फास्टनर कहते हैं और जिस विधि के द्वारा इसे जोड़ा जाता है उसे फास्टनिंग कहते हैं। फास्टनिंग तीन प्रकार की कल हमने पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी एक अस्थायी फास्टनिंग माने टेम्पोरेरी फास्टनिंग। दूसरी पढ़ी थी अर्धस्थायी फास्टनिंग अर्थात सेमी परमानेंट फास्टनिंग। और तीसरी पढ़ी थी स्थायी फास्टनिंग अर्थात परमानेंट फास्टनिंग। ये तीन प्रकार की फास्टनिंग कल पढ़ी थी। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था अस्थायी फास्टनिंग। अस्थायी फास्टनिंग क्या होती है? जिसमें जॉब और फास्टनर दोनों सुरक्षित रहें, ऐसी विधि को क्या कहते हैं? अस्थायी फास्टनिंग या टेम्पोररी फास्टनिंग कहते हैं। इसमें जॉब भी सुरक्षित रहता है और फास्टनर भी सुरक्षित रहता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है कि बार बार अगर जॉब को खोलना हो या पार्ट्स को खोलना हो और बार बार उसको क्लैंप करना हो, तो ऐसी जगह पे हम अस्थायी फास्टनिंग का प्रयोग करते हैं। अब अस्थायी फास्टनिंग क्या होती है? जैसे डॉवेल पिन है ना, नट बोल्ट और स्क्रू, ये सब क्या है? अस्थायी फास्टनर होते हैं। नट बोल्ट के द्वारा दो पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया, जब आवश्यकता पड़ी तो नट को खोल दिया, दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया। ना हमारा फास्टनर खराब हुआ, नट बोल्ट खराब हुए और ना ही हमारा जॉब खराब हुआ। तो ऐसी विधि को हम अस्थायी फास्टनर कहते हैं। दूसरा आता है अर्धस्थायी फास्टनर के बारे में पढ़ा था। अर्धस्थायी फास्टनर क्या होते हैं? इसमें जॉब सुरक्षित रहता है लेकिन फास्टनर जो है वो डैमेज हो जाता है, अर्थात वो उसका नुकसान हो जाता है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? इस विधि का प्रयोग क्या किया जाता है? जब कभी कोई आवश्यकता पड़ जाए, अधिक कारणवश आवश्यकता कभी पड़ जाए तो इसको खोलना पड़ जाए, तो ऐसी विधि के लिए हम जो सेमी परमानेंट फास्टनिंग है उसका प्रयोग करते हैं। माने अर्धस्थायी फास्टनिंग का प्रयोग ऐसी विधि में करते हैं। अर्धस्थायी फास्टनिंग में क्या क्या आता है? जैसे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या है? ये एक अर्धस्थायी फास्टनिंग है। और दूसरा क्या आता है? रिविटिंग। क्योंकि रिविट को जब हम खोलेंगे तो रिविट हमारा क्या होता है? ऊपर से भी हम लोग इसको चपटा कर देते हैं और नीचे से भी चपटा कर देते हैं, जिससे रिविट निकल ना पावे। तो फिर अब इसको जब हमें हटाना होगा तो रिविट को हमें डैमेज करना पड़ेगा, उसको निकालेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। इसी प्रकार शोल्डर भी डैमेज हो जाएगा। तो इसमें जॉब सुरक्षित रहता है लेकिन फास्टनर नष्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं अर्धस्थायी फास्टनिंग। तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने स्थायी फास्टनिंग के बारे में कि स्थायी या परमानेंट फास्टनिंग क्या होती है। स्थायी फास्टनिंग के बारे में पढ़ा था कि इसमें जो है जॉब और फास्टनर दोनों जो है नष्ट हो जाते हैं। इसमें जॉब भी खराब हो जाता है और फास्टनर भी खराब हो जाता है। इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है? इस विधि का प्रयोग ऐसे समय किया जाता है कि कभी भी इस पार्ट्स को फास्टनर से निकालना ना पड़े। हमेशा फिक्स करने के लिए, जब फिक्स करना हो तो आपको, तभी हम इसको स्थायी फास्टनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आता है? ब्रेजिंग आती है, वेल्डिंग आती है। अगर वेल्डिंग हमने करी तो हमारा क्या हुआ? पार्ट्स जो है या जॉब जो है वो भी खराब हो गया और वेल्डिंग भी हमें तोड़नी पड़ेगी तो फास्टनर भी खराब हो गया।
क्योंकि अब वेल्डिंग के द्वारा जॉब को जोड़ा गया है, तो क्या हुआ, वेल्डिंग जो है वो जॉब पर लग गई, चढ़ गई, वो भी वेल्डिंग भी चढ़ गई, तो उसको हटाने के लिए हमें मशीनिंग करनी पड़ेगी, अर्थात हमारा जॉब भी खराब हो गया, फास्टनर भी खराब हो गया। तो ऐसी विधि को हम कहते हैं परमानेंट फास्टनिंग अर्थात स्थायी फास्टनिंग कहते हैं। ये 3 प्रकार की फास्टनिंग कल हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अस्थायी फास्टनिंग के बारे में पढ़ा था कि अस्थायी फास्टनिंग में जैसे हम लोगों ने पढ़ा बोल्ट, स्क्रू, है ना, और डॉवेल पिन। तो उसमें हम लोगों ने बोल्ट के बारे में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। बोल्ट के बारे में भी पढ़ा था कि बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं और बोल्ट क्या होता है। तो बोल्ट क्या होता है, बोल्ट एक लोहे का गोल राउंड राड होती है ना। बोल्ट क्या होता है, एक राउंड राड का टुकड़ा होता है जिस पर एक तरफ हेड और दूसरी तरफ चूड़ियां या थ्रेड कटे होते हैं, ठीक। और किस मटेरियल का बना होता है, ये माइल्ड स्टील का बना होता है और विशेष कारण में कभी आवश्यकता पड़ जाए तो तांबा और पीतल के भी बोल्ट बनाए जाते हैं विशेष कारण में, ठीक है ना, तो बनाए जा सकते हैं। और इसका साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, हेड को छोड़कर बाकी शेष लंबाई से इसका साइज लिया जाता है। तो ये हम लोगों ने बोल्ट के बारे में पढ़ा था। फिर बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था, जैसे हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल बोल्ट क्या होता है, इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है और इसको खोलने और बंद करने के लिए स्पैनर का प्रयोग करते हैं और इसके हेड का जो ऊपरी भाग है उसको 30 डिग्री पे चेम्फर बना लेते हैं। तो ये था हेक्सागोनल बोल्ट के बारे में। फिर दूसरा पढ़ा था स्क्वायर हेड बोल्ट के बारे में। स्क्वायर हेड बोल्ट के बारे में पढ़ा था कि इसका हेड जो होता है वो कैसा बना होता है, चौरस व स्क्वायर बना होता है और इस हेड को वर्गाकार या आयताकार झिर्रियों में फंसाकर प्रयोग में लाया जाता है। और क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, साधारण कार्यों के लिए किया जाता है व शाफ्ट के लिए बेरिंग में किया जाता है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर हेड बोल्ट के बारे में। तीसरा पढ़ा था कप एंड गोल हेड बोल्ट। कप एंड गोल हेड बोल्ट कैसा होता है, इसका जो हेड है वो गोलाकार होने के कारण इसको खोलने व बंद करने में परेशानी होती है। तो कैसा होता है, इसके हेड के नीचे एक चौरस बना दिया जाता है जिसमें स्पैनर को फंसाकर इसको खोला हुआ बंद किया जा सकता है और इस पे स्नग लगा होता है जिसके कारण बोल्ट को घूमने से रोकता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग लकड़ी में किया जाता है अर्थात कारपेंट्री शॉप में कप एंड गोल हेड बोल्ट का प्रयोग करते हैं। चौथा पढ़ा था हम लोगों ने टी हेड बोल्ट। टी हेड बोल्ट का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ किया जाता है, जैसे कोई मिलिंग मशीन में जॉब को हमें क्लैंप करना है या ड्रिल मशीन में किसी जॉब पर हमें होल करना है या लेथ मशीन में किसी एसेसरीज वगैरह को हमें बांधना है। तो क्या होता है, इन मशीनों में जो बेड के स्लॉट होते हैं वो कैसे बने होते हैं, टी स्लॉट बने होते हैं। तो उन टी स्लॉट बेडों में टी बोल्ट को लगाकर हम किसी जॉब को ड्रिल मशीन में जैसे हमें जॉब को बांधना है तो क्या है, उसमें बेड में क्या है, टी स्लॉट कटा हुआ है। तो टी स्लॉट में टी हेड बोल्ट को लगाएंगे और जॉब को क्लैंप कर देंगे जिससे जॉब हमारा क्लैंप हो जाता है। इसी प्रकार लेथ मशीन में कोई एसेसरीज वगैरह भी बांधनी हो तब भी हम टी हेड बोल्ट का प्रयोग करके उसको बांध सकते हैं। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था चीज हेड बोल्ट। चीज हेड बोल्ट कैसा होता है, इस प्रकार के बोल्ट के हेड के नीचे एक गोलाकार पिन लगी होती है। हेड के नीचे एक गोलाकार पिन लगी होती है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर स्पैनर का प्रयोग न किया जा सके। जहां पर स्पैनर का प्रयोग न किया जा सके वहां पर चीज हेड बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था आई बोल्ट के बारे में। आई बोल्ट क्या होता है, इसका जो हेड होता है वो गोलाकार का होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग बड़ी बड़ी मशीनों व बड़े बड़े जाबों को उठाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
इसके बाद हुक बोल्ट का प्रयोग, हुक बोल्ट के बारे में पढ़ा था। हुक बोल्ट क्या होता है, इसका हेड पूरा गोल ना होकर एक तरफ कटा होता है और इसका प्रयोग भी बड़े बड़े जाबों या मशीनों को उठाने के लिए किया जाता है। हुक बोल्ट और आई बोल्ट का प्रयोग भारी जाबों को उठाने के लिए करते हैं। इसके अलावा पढ़ा था काउंटर सिंक हेड बोल्ट। काउंटर सिंक हेड बोल्ट के बारे में पढ़ा था। ये बोल्ट क्या है, हेड से नेक की ओर इसका टेपर बना होता है। हेड से नेक की ओर ये टेपर बना होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हेड को समतल सतह से नीचे रखने के लिए, क्योंकि नाम है काउंटर सिंक हेड बोल्ट। ठीक है ना, काउंटर सिंक माने अर्थात वो जो हेड है वो ऊपर सरफेस पे ना दिखाई दे, समतल सतह से नीचे हेड बैठ जाए, जिससे सतह जो है हमारी बराबर है। तो उसको हेड को नीचे बैठाने के लिए नीचे हेड जो है हमारा नीचे चला जाए और बोल्ट को टाइट कर दिया जाए, तो ऐसे स्थानों पर हम काउंटर सिंक हेड बोल्ट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पढ़ा था टेपर हेड लेस बोल्ट। अब ये तो नाम से ही विदित है कि हेड लेस बोल्ट, अर्थात इसमें हेड नहीं होता, लेकिन क्या होता है, हेड के स्थान पर इसमें सैंक जो होती है वो टेपर में बनी होती है और वो टेपर कितना होता है, 3/8 इंच पर फुट टेपर जो है वो कटा होता है। इसके बाद फाउंडेशन बोल्ट के बारे में पढ़ा था। फाउंडेशन बोल्ट के बारे में मालूम है कि फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग क्या है, मशीनों को पकड़ने के लिए, कि मशीन जो है स्थिर रहे, वाइब्रेशन ना हो पावे। अगर मशीन को ऐसे ही रख देंगे तो जाप, कोई भारी जाप कट चल रहा है और उस पर कट लगाया गया हैवी, तो क्या है वो वाइब्रेट होगी, मशीन जो है वाइब्रेशन होगा। तो उसको स्थिर रखने के लिए हम फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो फाउंडेशन बोल्ट के बारे में भी पढ़ा था कि फाउंडेशन बोल्ट 4 प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे। पहला पढ़ा था आई फाउंडेशन बोल्ट, दूसरा लेविस बोल्ट के बारे में पढ़ा था, तीसरा कार्टर बोल्ट के बारे में पढ़ा था और हमने रैक बोल्ट के बारे में पढ़ा था। ये फाउंडेशन बोल्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कल के लिए, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग ये क्या थे, ये अस्थाई फास्टनर है ना, टेम्पररी फास्टनर है, अस्थाई फास्टनर है। तो ये बोल्ट के बारे में हम लोग अस्थाई फास्टनर पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू के बारे में। स्क्रू भी जो है वो हमारा अस्थाई फास्टनर या टेम्पररी फास्टनर है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया, अस्थाई फास्टनर में बोल्ट के बारे में क्लियर हो गया। और अब हम लोग स्क्रू के बारे में, तो स्क्रू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। बोल्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब स्क्रू क्या होता है, स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, स्क्रू कौन सा फास्टनर है, ये भी मालूम होना चाहिए हमें, स्क्रू कौन सा फास्टनर है। तो स्क्रू कौन सा फास्टनर है, टेम्परेरी फास्टनिंग है ना, माने अस्थाई फास्टनिंग है, टेम्परेरी फास्टनिंग या अस्थाई फास्टनिंग, जैसे अभी बोल्ट के बारे में पढ़ा था। अब स्क्रू के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रू क्या होता है, इसका प्रयोग भी 2 पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसकी पूरी बॉडी में थ्रेड या चूड़ियां कटी होती हैं। इसका प्रयोग करने के लिए नट का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि बोल्ट में क्या था, बोल्ट में नट का प्रयोग करके नट के द्वारा टाइट करते थे, लेकिन स्क्रू में नट की आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्या है, बोल्ट की तरह या बोल्ट से मिलते जुलते स्क्रू होते हैं, ठीक है ना। स्क्रू के बारे में क्लियर हो गया। स्क्रू कैसे होते हैं, 2 स्क्रू का उपयोग क्या है, बोल्ट की तरह इसका भी उपयोग 2 पार्ट्स को जोड़ने के लिए ही किया जाता है और इसकी बॉडी में चूड़ियां या थ्रेड कटे होते हैं और ये जो है ये बोल्ट की तरह ही बने होते हैं, ठीक। अब आता है स्क्रू के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्क्रू। स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए स्क्रू जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लकड़ी में उपयोग में आने वाले स्क्रू, माने वुडन स्क्रू, और दूसरे लौ या अलो धातुओं में उपयोग में लाने वाले स्क्रू का कहते हैं मशीनिंग स्क्रू, ठीक। क्या हो गया, टाइप्स ऑफ स्क्रू, स्क्रू के प्रकार।
स्क्रू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वुडन स्क्रू, दूसरे होते हैं मशीन स्क्रू। वुडन स्क्रू क्या होते हैं? जो लकड़ी के उपयोग में लाए जाते हैं। लकड़ी के, जैसे कोई भी अलमारी बनानी हो लकड़ी की, है ना, खिड़की बननी हो, दरवाजे बनने हो, बॉक्स बनने हो, या और सजाने वाले कोई भी आइटम है, तो उसमें क्या होता है, जो वुडन का जहां कार होता है वहां पर वुडन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू का उपयोग कहां होता है? जो लौह या अलौह धातुएं होती हैं उसमें उपयोग में जो स्क्रू लाए जाते हैं वो मशीन स्क्रू होते हैं। मशीन स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं? मशीन स्क्रू 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? कैप स्क्रू। कैप स्क्रू क्या होता है? ये भी बोल्ट की तरह होता है और इसकी बॉडी पर भी चूड़ियां, जैसे कि स्क्रू के बारे में पढ़ा है, इसकी बॉडी में भी चूड़ियां या थ्रेड बनी होती हैं और हेड के अनुसार कैप स्क्रू जो होते हैं हेड के अनुसार विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया कैप स्क्रू के बारे में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कॉलर स्क्रू। कॉलर स्क्रू कैसा होता है? कॉलर स्क्रू में इसमें हेड के नीचे एक कॉलर बना होता है। स्क्रू के हेड के नीचे एक कॉलर बना होता है जो कि वाशर का कार्य करता है। अर्थात हम कॉलर स्क्रू में वाशर का उपयोग नहीं करते क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है वो कॉलर बना होता है। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किसी जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। तो कैप स्क्रू और कॉलर स्क्रू के। अब तीसरा क्या है? शोल्डर स्क्रू। शोल्डर स्क्रू कैसे होते हैं? शोल्डर स्क्रू जो है, इस स्क्रू की जो बॉडी होती है वो पूरी प्लेन होती है और जो चूड़ी वाले भाग की अपेक्षा उसका जो व्यास या डायामीटर होता है वो अधिक होता है। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर दूसरे पार्ट को स्क्रू पर घुमाना हो। ठीक है ना? इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जहां पर किसी दूसरे पार्ट को इस स्क्रू पर घुमाना हो, इसलिए इसे शोल्डर स्क्रू कहते हैं। क्योंकि शोल्डर में ताकत होती है ना? शोल्डर के द्वारा हम किसी चीज को, शोल्डर में सबसे बाहुबली कौन सा होता है? शोल्डर अंग होता है। इसलिए इसलिए इसे शोल्डर स्क्रू कहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद आता है सेट स्क्रू के बारे में। सेट स्क्रू क्या होता है? इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग मशीन के पार्ट्स आदि की सेटिंग करने तथा कसने के लिए किया जाता है। और सेट स्क्रू में किस चीज से कसते हैं? सेट स्क्रू पार्ट्स को अपने पॉइंट के दबाव से इसको कसते हैं। ठीक है ना? सेट स्क्रू कैसे कसते हैं फिर से एक बार देख लो। सेट स्क्रू क्या होता है? इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग मशीन पार्ट्स आदि की सेटिंग करने तथा किसी जॉब को कसने के लिए सेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। और सेट स्क्रू पार्ट्स को अपने पॉइंट के प्रेशर से कसते हैं। यह हेड तथा बिना हेड 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात ये हेड या विदाउट हेडलेस 2 प्रकार के सेट स्क्रू पाए जाते हैं। जो बिना हेड के स्क्रू होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रब स्क्रू कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्क्रू के बारे में। अब इसके बाद स्टड क्या होता है? स्टड के बारे में पढ़ते हैं। स्टड क्या होता है कि ये बोल्ट के समान ही होता है, परंतु क्या होता है, बोल्ट में हेड होता है, इसमें हेड नहीं होता। हेड के स्थान पर इसके दोनों ओर, दोनों छोर पर चूड़ियां या थ्रेड कटे होते हैं और बीच का जो भाग होता है वो प्लेन होता है। बीच का भाग जो होता है वो प्लेन होता है या वर्गाकार बना होता है और इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर 2 पार्ट्स के साथ तीसरे पार्ट्स को भी हमें असेंबल करना हो। ठीक, स्टड का प्रयोग मालूम हो गया। अब स्टड को हम देखो कैसे लगाते हैं।
स्टेट के द्वारा हम उसको बोल्ट को लगाते चले जाते हैं। कैसे? इसके दोनों छोर पर चूड़ियां होती हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए 6 इंच का कोई हमने स्टेट लिया, ठीक। उसके बाद क्या किया, अब हमें और लंबा करना है, पार्ट्स और ऊंचाई वाला है, उसको हमें टाइट करना है। तो क्या किया, उस पे हमने नट लगाया क्योंकि थ्रेड दोनों तरफ है, नेट लगा दिया। नेट के क्या हो गया, फिर यही स्टेट लगा दिया। चूड़ी है, ये दोनों तरफ चूड़ी है तो है नहीं, फिर चूड़ी, तो फिर ये और लंबा हो गया, और लंबा करना है, फिर नट लगा दिया, फिर इसमें फिर हमने स्टेट लगा दिया। इस तरीके से स्टेट को कितनी भी हाइट या लंबा करना हो तो स्टेट का प्रयोग करते रहते हैं। तो 2 जाप की जगह 3 जाप 4 जाप अगर हमें असेंबल करने हैं तो हम स्टेट का प्रयोग करते रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके, ये क्या है, अस्थाई फास्टनर है ना। टेम्परेरी फास्टनर के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्या क्या पढ़ लिया अस्थाई फास्टनर में? एक तो बोल्ट आ गया, बोल्ट के बारे में पढ़ लिया, बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ली। उसके बाद स्क्रू के बारे में, स्क्रू क्या होता है, किस तरह के बने होते हैं, स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के पढ़े, स्क्रू 2 प्रकार के पढ़े। कौन से? एक वुडन स्क्रू होते हैं और एक मशीन स्क्रू होते हैं। वुडन स्क्रू का उपयोग जहां लकड़ी या वुडन से संबंधित कार्य होता है उसमें स्क्रू लगाने का आवश्यकता होती है, जो वुडन स्क्रू का प्रयोग करते हैं। और लौ या अलौ धातु में उपयोग में आने वाले स्क्रू कौन से होते हैं? मशीन स्क्रू कहलाते हैं। मशीन स्क्रू 4 प्रकार के हम लोगों ने पढ़े, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फास्टनर बंधक के बारे में। बंधक फास्टनर में क्या क्या हो गया, फिर से एक बार देख लो। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज फास्टनर में हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले रिवीजन किया किस चीज का, क्योंकि ये डेली का डेली रिवीजन करते रहो। कोर्स तो हम लोग चलाते रहेंगे लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, जिसमें ऐसा ना हो कि आज हमने नई चीज पढ़ाई कल आप वो चीज भूल गए। तो हमें डेली उसके बारे में चर्चा करते हुए चलना है कि डेली हमारा रिवीजन होता रहे। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले फिर से रिवीजन किया फास्टनर या फास्टनिंग के बारे में, इसके बारे में चर्चा की। फिर फास्टनिंग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ा कि फास्टनिंग कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पढ़ी, ठीक है ना। फिर से रिवीजन करते चलो। फास्टनिंग 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक अस्थाई फास्टनिंग, दूसरा अर्धस्थाई फास्टनिंग और तीसरा स्थाई फास्टनिंग। ये 3 प्रकार की फास्टनिंग पढ़ी। फिर इसके बाद बोल्ट के बारे में पढ़ा। अगर बोल्ट कौन सा फास्टनिंग होता है? बोल्ट होता है अस्थाई फास्टनिंग, है ना। अस्थाई माने टेम्परेरी फास्टनिंग जो है वो बोल्ट आता है। और दूसरा स्क्रू। बोल्ट कैसा बना होता है? बोल्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक राउंड रॉड होती है जिसमें एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ चूड़ियां कटी होती हैं। और इसका साइज कहां से कहां लिया जाता है? हेड को छोड़कर शेष लंबाई से इसका साइज लिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया इस बोल्ट के बारे में। बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़े। उसके बाद फाउंडेशन बोल्ट के बारे में पढ़ा। फाउंडेशन बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने स्क्रू के बारे में पढ़ा। स्क्रू किसे कहते हैं, स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा स्टेट के बारे में पढ़ा। तो स्टेट का प्रयोग मालूम हो गया कहाँ होता है, क्योंकि सबके बारे में जानकारी रखो। बोल्ट कौन सा कहाँ यूज होता है, सारी बातें हम लोग चर्चा की। इसके बाद स्क्रू कहाँ प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब स्टेट के बारे में पढ़ा कि स्टेट का उपयोग हमने बताया कि जहां 2 जाब से 3 जाब 4 जाब अगर हमें असेंबल करने हो और उसकी जो हाइट है या हाइट जो है वो अधिक है तो कैसे असेंबल करते हैं। स्टेट में दोनों छोर पे चूड़ियां कटी होती हैं, बीच का भाग जो है वो प्लेन होता है, तो उस पर स्पेनर के द्वारा उसको कसते हैं। बीच के में स्पेनर लगा देते हैं या स्क्रू रिंच लगा देते हैं, उससे बोल्ट को कसते रहते हैं। उसकी लंबाई कैसे बढ़ाते हैं? स्टेट में हमने बताया दोनों छोर पर चूड़ियां होती हैं। एक इस पे चूड़ी है, इस पे नट चढ़ा दिया तो हमारा फिर क्या हो गया, दूसरा स्टेट लाए, फिर चूड़ी उसको फिर इसमें लपेट दिया, फिर वो बड़ा हो गया
और फिर इसके बाद क्या हुआ, और लंबा करना है, फिर हमने नट लगाया और इसमें स्टेट लगा दिया। इस तरीके से स्टेट को खूब बड़ा करते रहे। तो ये आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। कल हम लोग फास्टनर के बारे में, आगे नट के बारे में पढ़ेंगे। नट क्या होता है, नट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही क्लास की, आज इतना ही करते हैं। ओके, बाय, टाटा।